नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल होगी और आपके फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश करेगी। बहुत सारे लोग इस पेंडेमिक या लॉकडाउन की वजह से इफेक्टेड हुए हैं और अभी वो अपना लोन ईएमआई की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ईएमआई की किस्त 3 से ज्यादा भी पेंडिंग हो चुकी है। तो अभी बहुत सारे लोगों के डाउट थे, क्या बैंक या एनबीएफसी कंपनी उनके लोन अमाउंट को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, और यदि हम कंटिन्यू लोन ईएमआई नहीं भरे तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या क्या एक्शन ले सकती है। अगर हम एनपीए की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का इंट्रीम ऑर्डर ऑलरेडी आ रखा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्लियर कर रखा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेव के ऊपर कोई भी फाइनल आदेश नहीं आ जाता, तब तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी भी लोन अमाउंट को एनपीए में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो अभी बहुत सारे लोग इस डाउट को अपने मन से निकाल दीजिए एनपीए से रिलेटेड। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल आदेश नहीं दे देती या जो अपना इंट्रीम ऑर्डर है एनपीए के ऊपर वापस नहीं ले लेती, तब तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके लोन अमाउंट को एनपीए में कन्वर्ट नहीं कर देती। सारे लोगों के इधर डाउट थे कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगले 1 साल तक कोई भी लीगल एक्शन बोरोवर पर नहीं ले सकती, क्योंकि संसद भवन से, लोकसभा और राज्यसभा से ऑलरेडी बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट का जो अमेंडमेंट है 2020 अभी निर्मला सीतारमण जी ने फिलहाल ही पारित करवाया था। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के डाउट थे। तो इधर मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं कि जो बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट 2020 का जो अमेंडमेंट अभी आया था वो स्पेशली कॉर्पोरेट लोन के लिए ही था। यानी अगर आपका पर्सनल लोन है, इंडिविजुअल लोन है, या आपका कोई भी छोटा मोटा लोन है, आपका सिक्योर्ड लोन है या आपका अनसिक्योर्ड लोन है, यानी अगर आपका किसी भी तरह का अगर इंडिविजुअल लोन है तो उसके अंदर जो एक्ट अभी पास हुआ है वो उसके अंदर नहीं आता। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट 2000 स्पेशली कॉर्पोरेट्स लोन के लिए वो बिल पास हुआ है। यानी जितने भी इंडिविजुअल अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है तो वो एक्ट आपको किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो एक्ट है कॉर्पोरेट लोन के लिए ही राज्यसभा और लोकसभा से पास हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों एक एक पॉइंट जानेंगे। अगर आप लोन ईएमआई की किस्त नहीं भर सकते हैं तो बैंक आपके इस अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकता है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उधर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। हमारे देश में जितने भी सेंट्रल बैंक या एनबीएफसी कंपनी है वो नॉर्मली 2 तरह के लोन प्रोवाइड करती है। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन है, जैसे कि आपका होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर यदि आपने कोई लोन लिया है तो इस तरह के जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट का अलग रूल है अगर आप उन लोन की पेमेंट नहीं करते हैं। उसके बाद जो बैंक है आपको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका पर्सनल लोन हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, उसके बाद जितने भी मुद्रा लोन है या एमएसएमई जो स्पेशल बिजनेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन है। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन को पेमेंट नहीं करते हैं तो इसके लिए अलग कानून, क्योंकि आपको पता है सिक्योर्ड लोन में जितनी भी कोलेटरल है वो बैंक के पास गिरवी रहती है। यानी जब तक आप सिक्योर लोन को पेमेंट नहीं करते तब तक बैंक की जो जितनी भी आपकी कोलेटरल जिसके ऊपर आपने लोन लिया वो बैंक के कब्जे में रहती है। लेकिन अगर हम अनसिक्योर लोन बैंक से लेते हैं तो बैंक के पास किसी भी तरह का जो कोलेटरल है वो गिरवी नहीं रहता। तो उससे रिलेटेड जो नए नियम चेंज हो जाते हैं। तो इस वीडियो का दोस्तों 2 पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट यानी इस वीडियो में मैं आपको अगर आप अनसिक्योर्ड लोन को पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं हम क्लियर करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम अगर आपका कोई भी सिक्योर्ड लोन है, अगर आप सिक्योर्ड लोन को पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक आपके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं हम सेकंड वीडियो में क्लियर करेंगे। यदि आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है और आप उसकी ईएमआई भरने में 4-5 दिन निकालते हैं, यानी 1 हफ्ता के अंदर अगर आप ओवर ड्यू के बाद अगर आप पेमेंट कर देते हैं पेनल्टी के साथ, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी इसकी सिविल में रिपोर्ट नहीं करती। लेट चार्जेस भले ही उसके ऊपर लग सकते हैं लेकिन आपके सिविल स्कोर पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा यानी 20-25 दिन अगर आप ईएमआई को पेड नहीं करते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी इसकी रिपोर्ट सिविल को कर देते हैं। और अगर आप 30 दिन के अंदर आप लोन पेड कर देते हैं तो जो माइनर इंपैक्ट है आपके सिविल स्कोर के ऊपर पड़ता है, यानी जो बहुत ही कम इफेक्ट है, आपका सिविल थोड़ा सा नीचे जरूर आ सकता है। लेकिन यदि आप अपने लोन की ईएमआई को
कंटिन्यू 30 से लेकर अगर 60 दिन के अंदर पेड नहीं करते हैं तो इसका जो मेजर इंपैक्ट है आपके सिविल स्कोर के ऊपर पड़ता है, आपका सिविल स्कोर नीचे आ जाता है। लेकिन यदि आप अपने लोन ईएमआई को कंटिन्यू 90 दिनों तक पेड नहीं करते हैं या 90 दिन से ज्यादा उसका टाइम चला जाता है तो उसका जो सीवियर इंपैक्ट है आपके सिविल स्कोर पर पड़ जाता है और जितनी भी आपकी लोन अमाउंट है, आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट को एनपीए के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और एक रेड एंट्री आपके सिविल स्कोर के अंदर एंटर की जाती है। यदि आप अपने लोन ईएमआई की अमाउंट को कंटिन्यू 90 दिनों तक पेड नहीं करते हैं तो बैंकों के पास 4 ऑप्शन रहते हैं अपने पैसे रिकवर करने के लिए। सबसे पहले बैंक जैसे ही आपकी लोन की अमाउंट 90 दिन से ज्यादा होती है तो उसको एनपीए में कन्वर्ट करता है और सिविल में इसका जो हाईली इंपैक्ट पड़ता है। और बैंक आपके साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहता और बैंक आपके लीगली दांव पेच के अंदर नहीं पड़ना चाहता तो बैंक एक सेटलमेंट का ऑप्शन लेके आता है। इधर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यदि आपका 1 लाख रुपए का लोन है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के वो 1,30,000 रुपए हो गया तो बैंक और आपके बीच यानी कस्टमर और बैंक के बीच सेटलमेंट हो जाता है कि आप 1,30,000 न भरकर 1,10,000 रुपए पेड कर दीजिए। वो एक सेटलमेंट का ऑप्शन रहता है। लेकिन यदि आप सेटलमेंट चूज करते हैं तो लोन तो आपका खत्म हो जाता है, लीगल कोई भी आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा, लेकिन बैंक उसकी सिविल के अंदर एंट्री कर देता है कि इस बंदे ने इस पैन कार्ड के द्वारा इतने रुपए का लोन लिया था लेकिन लोन न चुकाने की वजह से लोन सेटल किया गया है। तो फ्यूचर में आपको अगर कोई भी आप लोन लेना चाहेंगे तो फ्यूचर में 100% आपको लोन नहीं मिलेगा जब तक बैंक उधर से अपना पूरा एनओसी और जो उन्होंने सिविल में एंट्री की है जब तक वो सिविल से एंट्री रिमूव नहीं हो जाती। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का लोन नहीं देगा। अगली कंडीशन में यह होता है कि आपने किसी भी बैंक से लोन लिया और आप लोन पेड नहीं कर पा रहे हैं और बैंक की नजर में अगर वो लोन अमाउंट कम है, लोन अमाउंट कम का मतलब यह नहीं है कि आपका 10,000 या 20,000 30,000 रुपए का लोन है, आपका किसी भी तरह का लोन हो और बैंक की नजर में लगता है कि अगर आपने 50,000 रुपए का लोन लिया और बैंक की नजर में लगता है कि यार किस लिए दांव पे इस कानूनी पंजिश में झगड़ना है, इतना हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बैंक क्या करता है उस लोन अमाउंट को क्लोज कर देता है, राइट ऑफ कर देता है। लेकिन आपके पैन कार्ड और सिविल कार्ड में इसकी रिपोर्ट कर देता है कि इस तरह से लोन लिया गया था और इस वजह से इन्होंने लोन पेड नहीं किया तो बैंक ने इनका लोन राइट ऑफ कर दिया। तो फ्यूचर में आप कहीं भी घूम लेना, आपको कोई भी एनबीएफसी कंपनी या बैंक आपको किसी भी तरह का लोन प्रोवाइड नहीं किया। बैंकों के पास नेक्स्ट ऑप्शन रहता है कि यदि आप अपने लोन ईएमआई को कंटिन्यू पे नहीं करते हैं तो बैंक आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हैं, जिसके अंदर बैंक किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव या दूसरे स्टेट या जहां से कोई भी एक बंदा नियुक्त किया जाता है जो एक ऑफिसर रैंक का अधिकारी रहता है, जो आपके बीच में और बैंक के जो अधिकारी के बीच में आर्बिट्रेशन का जितना प्रोसीजर अडॉप्ट होता है उसके अंदर पूरा का पूरा मामला दोबारा से छानबीन होता है और आर्बिट्रेशन के लिए जो बैंक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है वही फाइनलाइज करता है कि आपको कितना अमाउंट पेड करना है। आर्बिट्रेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बैंक का ऑफिसर है वो आपके डिपार्टमेंट को लेटर लिख सकता है जिसमें वो क्लियर मेंशन कर सकता है कि आपके एम्प्लॉय ने इतने रुपए की लोन ईएमआई लिया हुआ है लेकिन वो इस लोन को अभी पे नहीं कर पा रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम लोग आगे फर्दर लीगल एक्शन ले सकते हैं। साथ में लेटर में वो ये भी लिख सकता है कि जो आपका एम्प्लॉय है उसकी सैलरी इस बैंक में आ रही है, अगर मान के चलिए आपकी सैलरी 18,000 रुपए आ रही है तो लेटर में यह चीज मेंशन कर सकता है कि इसकी 50% सैलरी है, लोन के लिए काट ली जाए, उस बैंक को ट्रांसफर कर दी जाए और बची हुई 50% सैलरी है इसको हैंडओवर कर दी जाए। यानी कि जो आर्बिट्रेशन के लिए ऑफिसर है वो आपके डिपार्टमेंट को भी इस चीज के लिए लेटर लिख सकता है कि एम्प्लॉय की 50% सैलरी इसको दी जाए और 50% जो सैलरी है वो बैंक का जो लोन अकाउंट है उसमें क्रेडिट की जाए। अगर बैंक ये पूरी प्रोसीजर किसी को भी अडॉप्ट नहीं करता है तो बैंक के पास फाइनल प्रोसीजर रहता है लीगल एक्शन का, यानी अगर आपका लोन एनपीए में चला जाता है और बैंक इन तीनों प्रोसीजर में से किसी को भी अडॉप्ट नहीं करता तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी फाइनली लीगल एक्शन का जो प्रोसीजर है वो ही अडॉप्ट करती है। इधर बैंक के पास लीगल एक्शन लेने के दो ऑप्शन रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपने कोई पर्सनल लोन किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लिया हुआ तो जब बैंक आपको लोन देता है तो बैंक आपसे ब्लैंक चेक मांगता है कि आप ब्लैंक खाली चेकों के ऊपर साइन करके दे दीजिए। अगर आपने लोन लिया है और अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को
कोई भी ब्लैंक चेक दिया है तो बैंक आपसे फर्स्ट टैग में लीगल एक्शन इस तरह से लेता है। जितने भी आपने ब्लैंक चेक दिया है, बैंक उनके अंदर अमाउंट मतलब भर के, आपने जो भी चेक दिया उस चेक के अंदर अमाउंट भर के बैंक उस चेक को बैंक के अंदर ही लगा देता है। और आपको पता होगा कि आपके अकाउंट में तो पैसे हैं नहीं, तो जैसे ही बैंक उस चेक को लगाता है तो वो चेक बाउंस हो जाता है। इसलिए वो लोग बैंक के अंदर लोन लेते वक्त चेक लेते हैं कि अगर आप भविष्य में लोन पेड नहीं करते हैं तो वो उस चेक को बैंक में लगा देंगे। अमाउंट तो बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर आपके है ही नहीं, तो जैसे ही चेक बाउंस होता है तो बैंकों के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है इधर, यानी कि बैंक आपके खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के अगेंस्ट आपके क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत आपके ऊपर एक्शन कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी तक जितने भी लीगल एक्शन हुए हैं उसके अंदर सिविल केस ही दर्ज होते हैं, क्रिमिनल केस नहीं होते हैं। तो इधर भी प्रोसीजर है कि अगर आपके अगेंस्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत अगर जो है चेक बाउंस का केस अगर बैंक दर्ज करवाता है तो इसके अंदर 2 साल तक की सजा या फिर जितने अमाउंट का बैंक ने चेक लगाया है उसका डबल अमाउंट आपको देना पड़ सकता है, और ये दोनों चीजें भी आपके अगेंस्ट हो सकती है। दोस्तों ये कानूनी प्रावधान है पूरा का पूरा, ये जितने भी हैं सिविल केस हैं, लेकिन कुछ सिविल केस आपको पता है क्रिमिनल केस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है। तो इसके तहत बैंकों के पास ये बहुत बड़ा हथियार रहता है कि यदि आपका कोई भी पर्सनल लोन है और आपने चेक दिया है तो बैंक वो चेक को बाउंस करवा के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस दर्ज करवा सकते हैं। अब दूसरा दोस्तों सिनेरियो इधर ये होता है कि आपने कोई भी चेक आपने बैंक में नहीं दिया लोन लेते वक्त, या आपने एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया लेकिन आपने कोई चेक दिया नहीं, आपने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए, आपने डिजिटल साइन किया और आपने लोन ले लिया। तो इसके अंदर अगर आपकी लोन अमाउंट एनपीए के अंदर चला जाता है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर, तो बैंकों के पास पूरा प्रावधान है कि बैंक आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले बैंक आपसे डिमांड नोटिस करता है, आपको एक नोटिस भेजता है कि आपके अगेंस्ट इतना इतना लोन है ईएमआई, हमारे और बैंक के बीच में जो एग्रीमेंट हुए हैं आपने उनको फॉलो नहीं किया है, आपने ईएमआई डिफॉल्ट की है, प्लीज आप ईएमआई को पेड कर दीजिए। अगर आप तब भी उस डिमांड नोटिस के तहत अगर आप कोई भी पे नहीं करते हैं तो बैंक आपको लीगल नोटिस सर्व करता है जिसके अंदर मेंशन होता है कि आपके अगेंस्ट इतना लोन है, इतनी ईएमआई आपने पेड नहीं की। अगर आप 60 दिनों के अंदर अमाउंट को पेड नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाए। अगर आप दिए हुए टाइम में यानी 60 दिनों के अंदर अमाउंट पेड नहीं करते हैं तो बैंक आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है। जैसे केस कोर्ट के अंदर जाता है तब पूरी प्रोसीडिंग आपको पता कि कोर्ट के अंदर चलती है। फाइनली फिर कोर्ट ही डिसाइड करता है कि आपको लोन कैसे पेड करना है, कब पेड करना है। अगर आपने लोन पेड नहीं किया तो जो कोर्ट है क्या जजमेंट देती है वो पूरा फिर कोर्ट पर डिसाइड रहता है। तो इसलिए बहुत सारे जितने भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, या तो वो सेटलमेंट कर देते हैं या फिर जितना लोन है उसको राइट ऑफ कर देते हैं, या फिर जो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। जो लीगली एक्शन है बहुत ही लास्ट में होता है जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी समझ लेते हैं कि जो लोन अमाउंट है किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकती। और फाइनली हम बात करेंगे कि जितने भी ये दांव पेच है या जितने भी सेटलमेंट वगैरह वगैरह इनसे हम कैसे बच सकते हैं। अगर आपका लोन चल रहा है और आपको लगता है कि आप लोन ईएमआई पेड नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप बैंक को कम्युनिकेट कीजिए, बैंक को बताइए कि मैं इतने दिन लोन पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो बैंक आपके ये जितने भी एक्शन है बैंक आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगा। उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बैंक आपकी लोन अमाउंट को रिस्ट्रक्चर भी कर सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी 15,000 रुपए की ईएमआई चल रही है और आपको लगता है कि मतलब आप सिर्फ 12 या 13,000 ही पेड कर सकते हैं या 10,000 रुपए पेड कर सकते हैं, तो बैंक को आप पर्सनली जाके ईएमआई स्टेप डाउन का ऑप्शन भी ले सकते हैं, जिसके कुछ दिन आपकी ईएमआई 12 या 13 या 10,000 रुपए रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आपकी फाइनेंशियली कंडीशन सुधर जाएगी तब बैंक आपकी ईएमआई को स्टेप अप कर देगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आप बिल्कुल ही पे नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक आपको डिफरमेंट ऑफ ईएमआई का भी ऑप्शन दे सकता है, जिसके अंतर्गत आपकी ईएमआई कुछ दिन स्टॉप कर दी जाती है और जैसे ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है आप दोबारा से ईएमआई को शुरू करवा सकते हैं। दोस्तों ये थे पूरे पर्सनल लोन के लीगल एस्पेक्ट। अगर आप किसी भी तरह से लोन ईएमआई अमाउंट को पेड नहीं कर पा रहे हैं तो
तो बैंक क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या क्या पूरा प्रोसीजर है। ये पूरे के पूरे अनसिक्योर्ड लोन थे फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सिक्योर्ड लोन है, यानी आपका कोई भी होम लोन है, कार लोन है, आपका किसी भी तरह का कोलेटरल लोन है, गोल्ड लोन है, यानी इस तरह के लोन जहां पर आपकी कोलेटरल बैंक के पास गिरवी रखी हुई है, उस कंडीशन में बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या एक्शन ले सकती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं फाइनेंशियल रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।